हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसको हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। और ये इससे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी में देखा जाए तो थर्ड चैप्टर है। तो प्लांट किंगडम में हम देखते हैं यहाँ पर। तो प्लांट किंगडम में समय के अनुसार बदलाव देखने को हमको मिले। और किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो किंगडम फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा के मेंबर्स में सेल वॉल होती है, लेकिन अब इन्हें किंगडम प्लांटी से अलग कर दिया गया। जबकि पहले क्लासिफिकेशन के अनुसार किंगडम में होते थे। अब जैसे कि हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, अब एल्गी के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहले हम इसको इसमें रखा गया था, पहले एल्गी में रखा गया था। तो इस प्रकार से देखा गया। तो इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर में हम प्लांट के अंतर्गत एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स तथा एंजियोस्पर्म्स के विषय में पढ़ेंगे। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि यह क्लासिफिकेशन का सबसे प्रारंभिक सिस्टम है। यह ऑर्गेनिज्म के कुछ मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों जैसे हैबिटाट, कलर और नंबर्स एंड शेप ऑफ लीव्स आदि पर बेस था। ये मुख्यतः वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रोसियम की संरचना पर आधारित है। लेनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एंड्रोसियम की संरचना पर आधारित था। अब इसमें क्या हुआ कि ये पहले सिस्टम चला है, उसके बाद इसमें देखा गया कि कुछ कमियां देखने को मिली। तो फिर आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया गया क्योंकि यह कुछ लक्षणों पर आधारित था। इस सिस्टम में वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों लक्षणों को बराबर महत्व यानी इक्वल वेटेज दिया गया। यह मानने योग्य नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वातावरण में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो यह ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है। इसमें एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा गया। फिर फ्लावरिंग प्लांट के लिए क्लासिफिकेशंस को जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर यानी जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में हम देखते हैं। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, यह विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के बीच उपस्थित एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था। यह माना जाता है कि टैक्सा में पाए जाने वाले जीवों के एंसेस्टर्स कॉमन होते हैं। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। क्लासिफिकेशंस की कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए हम इंफॉर्मेशंस को कई अन्य सोर्सेस से भी लेते हैं। ये इंफॉर्मेशंस और भी ज़रूरी हो जाती हैं जब इसके पक्ष में कोई भी फॉसिल एविडेंस उपलब्ध ना हो, तब ऐसा होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, यह सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस होता है। मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को अब सरलता से कंप्यूटर के द्वारा हम किया जा सकता है, कंप्यूटरीकृत किया जाता है। और सभी लक्षणों को नंबर या कोड्स देकर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। एक समय में सैकड़ों कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है तथा प्रत्येक को समान महत्व दिया जाता है। फिर बात करेंगे हम साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में। अब साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्या देखेंगे, यह साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस होता है जैसे क्रोमोसोम्स का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एक्सेट्रा। फिर कीमोटैक्सोनॉमी की बात करेंगे हम। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, आजकल टैक्सोनॉमिस्ट द्वारा प्लांट्स के केमिकल स्ट्रक्चर पर आधारित कीमोटैक्सोनॉमी का भी यूज हो रहा है। फिर एल्गी बात करेंगे। एल्गी के में एल्गी कैसी होती है, एल्गी होती है सिंपल थैलोइड क्लोरोफिल बेरिंग वाले पौधे होते हैं। ये जलीय होते हैं, फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मॉइस्ट स्टोन सॉयल तथा वुड में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ये एनिमल्स एग्जांपल्स की बात करें जैसे कि स्लॉथ बियर के साथ भी एसोसिएट हो जा सकते हैं। एल्गी का फॉर्म और साइज अत्यधिक वेरिएबल होता है। इनका माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स है जैसे क्लेमाइडोमोनास। इनका कॉलोनियल फॉर्म्स में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है।
हालांकि 2016 में भी नीट में पूछा गया था क्वेश्चन। ये कॉलोनियल एल्गी के एग्जांपल्स, कॉलोनियल एल्गी में क्या गया बात किया गया, वॉलवॉक्स और फिलामेंटस बात की जाए तो फिर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा हैं। और कुछ मरीन एल्गी जैसे कि केल्प्स बहुत विशालकाय मैसिव बॉडी की होती हैं। फिर बात करेंगे हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं वेजिटेटिव में कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है, या फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, प्रत्येक फ्रेगमेंट एक थाइलस में डेवलप हो जाता है। फिर एसेक्सुअल देखते हैं, एसेक्सुअल में ये विभिन्न प्रकार के स्पोर्स प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो स्पोर्स जिसमें से कॉमन है। और ये फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है मोटाइल होते हैं, जैसे जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनाते हैं। फिर बात करेंगे हम, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यह दो गैमेट्स के फ्यूजन द्वारा होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। जैसे कि आइसोगैमस, आइसोगैमस में देखिए इसमें दिखाया गया है, स्पष्ट क्लियर विजुअल है। तो आइसोगैमस जब सेम साइज के गैमेट मिलते हैं, सेम साइज के गैमीन मिलते हैं तो इसे क्या कहेंगे, हम आइसोगैमस कहते हैं। जैसे कि यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड और स्पाइरोगारा में नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल हो सकते हैं। फिर एन आइसोगैमस दिखाया है सेम। अब एन आइसोगैमस में क्या होगा, जब अलग अलग साइज के गैमीट्स मिलते हैं तो एन आइसोगैमस कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया है यूडोराइना की स्पीसीज। और फिर ओ गैमस की अगर हम बात करें तो ओ गैमस में क्या होता है कि इसमें एक लार्ज फीमेल यानी नॉन मोटाइल और दूसरे स्मॉल मेल गैमीट्स मोटाइल से मिलता है, जैसे वॉलवॉक्स और प्यूकस। फिर देखिए इसमें बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा एल्गी पृथ्वी के लगभग आधी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तथा अपने आसपास के वातावरण में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। इनकी सर्वाधिक उपयोगिता प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में होती है तथा ऑल एक्वाटिक एनिमल्स की फूड साइकिल्स के लिए बेस बनाती हैं। मरीन एल्गी की 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम की कई स्पीसीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। अच्छा, कुछ मरीन और ब्राउन व रेड एल्गी हाइड्रोकोलाइड्स जैसे कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि ब्राउन एल्गी में क्या एल्जिन तथा रेड एल्गी में कैराग्रीन प्रोड्यूस होता है जो कमर्शियली यूजफुल होता है। फिर जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया जो से आगार प्राप्त होता है, जिसका यूज किसमें करते हैं, माइक्रोब्स उगाने में तथा आइसक्रीम व जेलीस बनाने में किया जाता है। फिर देखते हैं क्लोरेला और स्पारुलिना की बात करते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होते हैं यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच एल्गी है, जिनका उपयोग स्पेस ट्रेवलर्स भी फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। एल्गी को 3 क्लासेस में बांटा गया है। अब 3 क्लासेस में कौन कौन से क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानेंगे और फियोफाइसी को किससे जानेंगे, ब्राउन एल्गी के नाम से जानेंगे और रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी के नाम से जानेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी के बारे में। अब क्लोरोफाइसी कैसी होती हैं, क्लोरोफाइसी जो इसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ये यूनिसेलुलर होती हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। अब इनमें साधारणतः देखने को क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए बी नाम का पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसके कारण इसकी ये ग्रासेस ग्रीन होती हैं। ये पिगमेंट डेफिनाइट कलर क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और विभिन्न स्पीसीज में इनका क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइड होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप्ड होता है और स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड का देखने को मिलता है। फिर मोस्ट मेंबर्स के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनॉइड्स का मतलब होता है स्टोरेज बॉडी होते हैं। पायरिनॉइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन यानी प्रोटीन के अतिरिक्त स्टार्च भी होता है, यानी प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। कुछ एल्गी व फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर हो सकते हैं। इनमें एक रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है जो अंदर की ओर सेलुलोज से तथा बाहर की ओर पेक्टोज से बनी होती है। अच्छा, बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की बात की। अगर रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल तीनों टाइप के रिप्रोडक्शंस। अब वेजिटेटिव में कैसे होगा, ये
फ्रेगमेंटेशन द्वारा या विभिन्न प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और एसेक्सुअल में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जो स्पोर होता है जो जूस्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इनमें सेक्स सेल्स बनती हैं, ये आइसोगैमस, एन आइसोगैमस या ओगैमस टाइप की हो सकती हैं। अगर बात करें एग्जांपल की, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा और कारा। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर फियोफाइसी। अब फियोफाइसी को हम कैसे नाम से जानेंगे, ब्राउन एल्गी के नाम से। ये समुद्री स्थानों में पाए जाते हैं, ये साइज और फॉर्म्स में अत्यधिक वेरिएशन दिखाते हैं। ये सिंपल ब्रांच या फिलामेंटस एक्टोकार्पस हो सकते हैं, ये अत्यधिक ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे कि केल्प्स 100 मीटर की हाइट के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल, ए, सी, कैरोटोनाइड्स और जैंथोफिल्स देखने को मिलता है। ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन रंग के विभिन्न शेड्स की हो सकती हैं, जो इनमें जैंथोफिल नाम का पिगमेंट, जैंथोफिल या फिर फ्यूकोजैंथीन की मात्रा निर्भर करता है। अब फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, जो लैमिनेरिन और मैनिटाल के रूप में हो सकता है। फिर वेजिटेटिव सेल्स की बात करें तो वेजिटेटिव सेल्स में एक सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जो बाहर एल्जिन की जिलेटिन कोटिंग से घिरी होती है। इनमें प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के अलावा सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसकी प्लांट बॉडी जमीन मतलब सबस्ट्रेटम से होल्ड फ्लास्ट द्वारा लगी रहती है। इनमें एक स्टाक या स्टाइफ होती है तथा पत्ती जैसा यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होता है, जिसे हम फ्रॉन्ट के नाम से जानते हैं। फिर बात करेंगे इसमें हम अगर रिप्रोडक्शंस की, तो रिप्रोडक्शंस कहता होगा इसमें वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा। अब वेजिटेटिव में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। फिर एसेक्सुअल अगर हम देखते हैं तो मोस्टली जनन यानी जो स्पोर्स द्वारा होता है, जो पियर शेप यानी नाशपाती के आकार का तथा बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, जिन्हें हम लेटरली आपस में जुड़े होते हैं। फिर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होते हैं आइसोगैमस, एन आइसोगैमस या ओगैमस टाइप के हो सकते हैं। फिर गैमीट्स का यूनियन पानी में या ओगोनियम ओगैमस स्पीसीज में हो सकता है। जो गैमीट्स पेयर शेप्ड होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम पायरीफॉर्म्स कहते हैं, तथा इनमें दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो फियोफाइसी। अब फियोफाइसी में क्या होता है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिन, सार्गासम और फ्यूकस मिलते हैं। और इनको याद करने के लिए अगर हम किससे याद करेंगे, फील्ड से। फील्ड्स मतलब एफ मतलब फ्यूकस, ई एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनेरिन और डी फॉर डिक्टियोटा, एस फॉर सार्गासम। अच्छा फिर हम बात करेंगे रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी के बारे में। अच्छा रेड एल्गी, अच्छा इसमें एक पेज देखा जाए तो मिस है, तो बात करेंगे हम रोडोफाइसी की। अब रोडोफाइसी में क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है लाल रंग की होती है। लाल क्यों होती है, वो रेड पिगमेंट यानी आर फाइकोरिथ्रिन के कारण होता है। अधिकतर ये मैरीन होते हैं तथा वार्मर एरियाज मतलब गर्म स्थानों में अधिक पाए जाते हैं। ये वाटर के सरफेस तथा गहरे पानी में भी हो सकते हैं। पानी की सरफेस पर अत्यधिक अधिक प्रकाश था, गहरे पानी में रिलेटिवली प्रकाश कम प्रवेश करता है, इसके कारण ऐसा होता है। अधिकतर रेड एल्गी का थाइलस मल्टीसेलुलर होता है तथा कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस पाया जाता है। इनमें भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और जिसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन्स के अधिक सिमिलर होती है। और इसमें बात करें अगर हम रिप्रोडक्शंस की, तो रिप्रोडक्शंस कैसा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव कैसा है, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, वही हमने अभी देखा था ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में कैसा था, मोस्टली जो स्पोर्स द्वारा होता है पेयर शेप होता था, बाइफ्लैजिलेटेड होता था, इसमें नॉन मोटाइल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है, ये ओगैमस टाइप्स का होता है। और इसके पश्चात इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में दिया है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम, जिसको हम P2 और G2 के नाम से याद कर सकते हैं।
अच्छा, ये चार्ट दिया है, चार्ट से हमें इजीली याद करने में, मेमोराइज करने में आसानी होगी। जैसे क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करें, क्लोरोफाइसी ये थोड़ा सा सही करने वाला है। ये क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी कैसी है? क्लोरोफाइसी अभी हमने देखा कि वो कैसी है, ग्रीन एल्गी। इसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है। इसमें देखने को पिगमेंट अगर देखा जाए तो कौन कौन सा था, क्लोरोफिल ए और बी। और स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें तो स्टार्च होता है, और सेल वॉल जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। अगर फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशंस ऑफ इंसर्शन की अगर बात करें तो 2,8 और इक्वल एपिकल टाइप के होते हैं। और हैबिटाट की बात करें तो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में देखने को मिलती है कौन, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। फिर बात करें यहाँ पर हम ब्राउन एल्गी की। और ब्राउन एल्गी को हम किस नाम से जानेंगे, तो फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। इसका कॉमन नेम ब्राउन एल्गी है। और ब्राउन एल्गी में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट कौन कौन सा है, क्लोरोफिल ए और सी टाइप का और फ्यूकोजैंथिन। फिर वहीं स्टोर्ड फूड की बात करें तो मैनिटॉल और लेमिनेरिन होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है। वहीं पर हम फ्लैजेला पोजीशन की बात करें तो 2 होते हैं, फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर मतलब रेयर ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में देखने को मिलते हैं। फिर वहीं बात करें हम रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। और इसमें पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए और डी और आर फाइकोरिथ्रिन देखने को मिलता है। फिर वहीं हम बात करें स्टोर्ड फूड की, तो स्टोर्ड फूड जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। सेलवाल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें फ्लैजेला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और ये पाई जाती हैं फ्रेश वाटर और कुछ सम ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर और मोस्ट ऑफ द मोस्ट साल्ट वाटर। फिर बात करें हम ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइट जो होते हैं इनमें मॉसेस तथा लीवर वॉट्स आते हैं, जो प्रायः हिल्स के मोस्ट साइडेड एरिया में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सॉइल में रह सकते हैं, लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये डैम्प, ह्यूमिड तथा शेडेड स्थानों पर, शेडेड मतलब छायादार स्थानों पर उगते हैं। ये बेयर रॉक ऑब्लिक सॉइल पर प्लांट सक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका शरीर जो होता है एल्गी से अधिक डिफ्रेंशिएट होता है। ये थैलस की तरह होते हैं और इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट होते हैं। ये सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें रूट्स, स्टेम तथा लीव्स नहीं होते हैं। इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक तथा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को होते हैं। प्लांट की जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ये गैमेट उत्पन्न करती हैं, इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स उत्पन्न करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। अब मेल को एंथेरिडियम और फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। या फ्लास्क जो आर्चिगोनियम होते हैं, फ्लास्क से संरचना होती हैं तथा सिंगल एग उत्पन्न करते हैं। फिर बात करें एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स पानी में निकलते हैं, जहाँ पर ये आर्चिगोनियम के संपर्क में आते हैं। एक एंथ्रोजॉइड एक एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट में मियोसिस तुरंत नहीं होती है, बल्कि जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है जो मल्टीसेलुलर बॉडी है। इनमें स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं, बल्कि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ी होती है तथा इसमें नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। फिर जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है जो मल्टीसेलुलर बॉडी है। इनमें स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं, बल्कि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ी रहती हैं तथा इससे नरिशमेंट प्राप्त करती हैं। स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में मियोसिस होते हैं तथा ये हैप्लॉइड स्पोर्स उत्पन्न करती हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। अब हम इसके महत्वपूर्ण देखते हैं। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत कम होती है। कुछ मॉसेस शाकाहारी मैमल्स, बर्ड्स तथा दूसरे मैमल्स को भोजन प्रदान करते हैं। एस्फेगनम को हम कैसे नाम जानेंगे, मॉस।
कि कुछ स्पीसीज पीट प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग फ्यूल के रूप में होता है। स्फिग्नम जैसे फिगर दिया है इसमें। फिर इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, स्फिग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए यह लिविंग मटेरियल की पैकिंग में तथा ट्रांसशिपमेंट में यूज होते हैं। मॉसेस तथा लाइकेन्स पहले ऑर्गेनिज्म जो रॉक मतलब चट्टानों पर ग्रो करते हैं, इसलिए यह इकोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये रॉक को डिकम्पोज तथा सबस्ट्रेट को हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए सुइटेबल बनाते हैं। मॉसेस मिट्टी पर डेंस मैट्स बनाते हैं, इसलिए रेनफॉल अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। इस प्रकार ये सॉयल इरोजन्स को रोकते हैं। ब्रायोफाइट्स को लीवरवॉर्ट्स तथा मॉसेस में बांटा गया है। फिर लीवरवॉर्ट्स ये साधारणतया मॉइस्ट तथा सैडी हैबिटाट्स जैसे नदी का किनारा, मार्सी ग्राउंड, बार्क ऑफ ट्रीज तथा लकड़ी के अंदर मिलते हैं। इनकी प्लांट बॉडी थाइलॉइड होती है जैसे मार्केंसिया। अब इसमें देखो ये फिगर दिए हैं और इसमें दिखाया गया है जो लीवर वॉर्ड्स है मार्केंसिया है, और इसमें फीमेल थैलस और मेल थैलस दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है आर्चिगोनियो, ये फीमेल थैलस गेमा कप देखने को मिला, राइजॉइड्स है। अब मेल जो है वो एंथ्रेडियोफोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें गेमा कप दोनों में देखने को मिलता है राइजॉइड्स। इसमें आर्चिगोनियम जो होता है फीमेल में देखने को मिलता है, एंथ्रेडियम जो है मेल में देखने को मिलता है, मेल थैलस में। और थाइलस कैसा है? थाइलस है कैसा? डॉर्सीवेंट्रल है, सबस्ट्रेट से क्लोजली एसोसिएटेड है, मतलब एप्रिसिएट अप्रेस्ड है, मतलब चिपका हुआ है। इनके लीफी मेंबर्स में लीफ जैसी अपेंडेजेस लगे होते हैं, जो दो रो में स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स से लगे होते हैं। फिर बात करें यहाँ पर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या थैली के फ्रेगमेंटेशन द्वारा या गैमीट या फिर गेमिया। अब गेमी अगर सिंगुलर हम देखा ना तो गेम्मा बोलेंगे, कि निर्माण द्वारा होता है। जो गेमी हैं वो कैसी हैं? ग्रीन हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ए सेक्सुअल्स हैं। और यहाँ पर हर्ट्स नहीं, यहाँ पर होना चाहिए बर्ड्स। बर्ड्स होते हैं जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स यानी गेमी कप में डेवलप होते हैं। अब गेमी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है तथा जर्मिनेट होकर नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। फिर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम या डिफरेंट थैलाई पर उत्पन्न होते हैं। इसमें कई सारी मिस्टेक्स हैं, हालांकि उससे फिर स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल्स में डिफ्रेंशिएट होता है। मियोसिस के पश्चात कैप्सूल्स के अंदर स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशंस करते हैं। फिर बात करें यहाँ पर मॉसेस की। अब मॉसेस कैसे हैं? मॉस की लाइफ साइकिल में ये प्रमुख है। प्रमुख अवस्था कैसी है? गैमेटोफाइट होती है, इसमें स्टेज होती हैं। फिर प्रोटोनोमा स्टेज की अगर हम बात करें तो प्रोटोनोमा स्टेज या फर्स्ट स्टेज है जो डायरेक्टली स्पोर से उत्पन्न होती है। यह क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और प्राय फिलामेंटस स्टेज होती है। फिर लीफी स्टेज की बात करें, यह सेकेंड स्टेज है जो सेकेंडरी प्रोटोनोमा से लेटरल बड के रूप में डेवलप होती है। इनमें अपराइट सिलेंडर एक्सिस्ट होता है जिस पर पत्तियां स्पाइरली लगी होती हैं। ये सॉयल से राइजोइड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। राइजोइड्स मल्टीसेलुलर और ब्रांच होते हैं। इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फिर बात करें यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये सेकेंडरी प्रोटोनोमा में बडिंग और फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लीफी शूट्स के एपेक्स पर सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रेडिया व आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है जिसमें फूट, सीटा व कैप्सूल होते हैं। मॉसेस का स्पोरोफाइट लीवरवॉर्ट से अधिक
अधिक यहाँ पर विकसित होना चाहिए, अधिक विकसित यानी इलेबोरेट होता है। कैप्सूल्स में स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स मियोसिस के बाद बनते हैं। मियोसिस में स्पोर्स डिस्पर्सल्स के लिए इलेबोरेट मैकेनिज्म्स होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड एस्फेगनम है। और यहाँ पर बात करें तो हम इसको आसानी से याद रखने के लिए जो मॉसेस होते हैं वो फ्यूनेरिया, एस्फेगनम और पॉलीट्राइकम। ये स्ट्रक्चर्स दिया है ब्रायोफाइटा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की कंडीशंस देखने को मिलती हैं इसमें। फिर बात करेंगे यहाँ पर हम टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स कैसे हैं? अच्छा, इनमें हॉर्स टेल्स और फंस आते हैं। ये मेडिसिन और सॉइल बाइंडर्स के रूप में यूज होते हैं या सजावटी ऑर्नामेंटल्स पौधों के रूप में फ्रीक्वेंटली ग्रो किए जाते हैं। ये कूल, डैम्प व सैंडी स्थानों पर उगते हैं। कुछ सैंडी सॉइल्स में भी उग सकते हैं। या कूल डैम्प व सैंडी सैडी सैडी मतलब छायादार। सैडी स्थानों पर उगते हैं। कुछ सैंडी सॉइल्स में भी उग सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइटा में लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट होती है, जबकि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होते हैं। इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। इन ऑर्गन्स में वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में स्मॉल लीव्स माइक्रोफिल्स कहते हैं, जिसे सिलेजनेला, और टेरिडोफाइट्स में स्मॉल लीव्स के लिए हम इसमें माइक्रोफिल्स, इसको हम सिलेजनेला होते हैं। और लार्ज लीव्स में जिसे हम मैक्रोफिल्स कहते हैं, मैक्रोफिल्स में देखने को मिलता है फंड्स। स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होते हैं जो लीफ लाइक अपेंडेजेस द्वारा लटके होते हैं, जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें स्ट्रोबिला या कोन्स कहते हैं। सिलेजनेला इक्विसिटम। अच्छा, इसमें कई सारी मिस्टेक्स हैं, आप लोग वाइज देखना। जब भी अगर इसको लेक्चर अटेंड करना तो आप अपने पास एनसीईआरटी बुक ज़रूर रखना। इसमें करेक्शंस मैंने बिना किए हुए लेक्चर अटेंड किया है। फिर स्पोर्ट देखो, कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्टिक्स बनाते हैं, जिन्हें स्ट्रोबिला या कोन्स कहते हैं। सिलेजनेला इक्विसेटम में देखने को मिलते हैं। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा स्पोरेंजिया स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। स्पोर जनरेट होकर इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब अस्पष्ट गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिन्हें प्रोथाइलस का नाम देते हैं। गैमेटोफाइट स्मॉल मल्टीसेलुलर, मोस्टली फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग होता है। गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और सैडी प्लेसेस की आवश्यकता होती है। इन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट तथा फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता के कारण लिविंग टेरिडोफाइट्स का फैलाव सीमित तथा नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। गैमेटोफाइट में मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रेडियम और फीमेल को हम आर्चिगोनियम के नाम से जानते हैं। एंथ्रोजॉइड जो होते हैं, मेल गैमेटोफाइट के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत होती है, जो इसे आर्चिगोनियम के माउथ तक ले जाती है। एंथ्रोजॉइड्स आर्चिगोनियम में उपस्थित एक से मिलकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट डेवलप होकर मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है। टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होती है। अधिकतर टेरिडोफाइट्स एक तरह के स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के प्लांट्स को हम होमोस्पोरस कहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न करते हैं, एक माइक्रो और दूसरा माइक्रो उत्पन्न करते हैं। हम कैसा क्या कहेंगे, हेटेरोस्पोरस कहते हैं। हेटेरोस्पोरस में जैसे हम सिलेजनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला, जिसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के नाम से हम याद रख सकते हैं। जैसे ये सिलेजनेला और साल्विनिया, देखो ये पूछा भी गया था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसे कि हेटेरोस्पोरस एग्जांपल्स अगर पूछ ले तो कौन कौन से हैं, सिलेजनेला और साल्विनिया। और अगर नहीं दिया है तो मार्सिलिया और एजोला भी टिक कर सकते हैं। फिर मेगा स्पोरो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट पर पेरेंट
स्पोरोफाइट पर वेरिएबल पीरियड पर लगी रहती हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स में जो जाइगोट से यंग एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, यह इवेंट सीड हैबिट के लिए प्रिकर्सर्स होते हैं। यह स्टेप एवोल्यूशंस में इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। टेरिडोफाइट्स में 4 क्लासेस होते हैं, जैसे कि सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा को हम सिलोटम कहते हैं, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनिला और लाइकोपोडियम आते हैं। थर्ड नंबर पे हम देखें तो स्पिनोप्सिडा, इक्विसेटम होते हैं। 4 पे टेरिडोप्सिडा, ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम आते हैं। फिर बात करेंगे हम जिम्नोस्पर्म की। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म को हम जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं। तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जो नेकेड सीड वाले होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में अब टेरिडोफाइटा में हमने देख लिया सिलेजिनिला, इक्विसेटम और फर्न और साल्विनिया। फिर जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म वे प्लांट होते हैं जिसमें ओव्यूल्स ओवरी वाल से घिरे नहीं होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले तथा बाद में ओव्यूल्स एक्सपोज रहते हैं। सीड जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से डेवलप होते हैं वे कवर्ड नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म से मीडियम साइज या टाल ट्री व सर्प झाड़ियाँ होते हैं। फिर सिकोया प्लांट यानी रेड ट्री जिम्नोस्पर्म्स के टालेस्ट ट्री स्पीसीज में से एक है। इनमें जनरली टैप रूट पाई जाती हैं। कुछ जिनरा में रूट फंगल एसोसिएट करके माइकोराइजा बनाती हैं, जैसे पाइनस में, जबकि कुछ दूसरे जैसे साइकस में छोटे स्पेशलाइज्ड रूट्स कोरेलॉइड रूट्स यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएट होती हैं। साइकस में अनब्रांच सिस्टम होता है तथा पाइनस और सिट्रस में ब्रांच सिस्टम होता है। इनमें लीव्स सिंपल या कॉम्पैक्ट कंपाउंड होती हैं। साइकस में पिन्नेट लीव्स कुछ वर्षों तक रहती हैं। इनकी लीव्स अत्यधिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को सहने के लिए अनुकूलित होती हैं। कोनिफर्स में लीव्स निडल लाइक होती हैं जो सरफेस एरिया कम करती हैं। लीव्स के थिक क्यूटिकल और सनकेन स्टोमेटा वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं और ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। ये स्पोर्स स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स में लगे होते हैं। फिर स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो एक्सिस के अलोंग स्पाइरली अरेंज होकर लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबोलाई या कोन्स बनाते हैं। वह स्ट्रोबोलाई जिस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं उन्हें मेल स्ट्रोबोलाई यानी माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशंस का निर्माण करते हैं जो हाईली रेड्यूस होते हैं और कुछ ही सेल्स में सीमित कन्फाइंड रहती हैं। इस रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स को पॉलन ग्रेन कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। कौन जिस पर मेगास्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? फीमेल स्ट्रोबोलाई कहते हैं। पाइनस में मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स एक ही ट्री पर लगे होते हैं। साइकस में मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स अलग अलग ट्री पर लगे होते हैं। मेगा स्पोर्स मदर सेल्स न्यूसिलस की एक सेल से डिफ्रेंशिएट होता है। न्यूसिलस एक इनवेलप द्वारा घिरी होती है। इस पूरी संरचना को ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल्स पर उत्पन्न होते हैं जो मिलकर फीमेल कोन बनाते हैं। मेगा स्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस होती है जिससे 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं। मेगा स्पोरेंजियम जो होते हैं न्यूसिलस में स्थित एक मेगा स्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलस में डेवलप हो जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट्स में 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स में मेगा स्पोरेंजिया लगा रहता है। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के विपरीत जिम्नोस्पर्म्स के मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स स्वतंत्र यानी फ्री लिविंग नहीं होते हैं। ये स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया के रूप में रहते हैं। इनमें पॉलन ग्रेन्स मेगा स्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं। ये वायु द्वारा ओव्यूल की ओपनिंग के संपर्क में आते हैं। पॉलन ग्रेन से निकलने वाली पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को आर्चिगोनिया तक ले जाती हैं। पॉलन ट्यूब अपना कंटेंट आर्चिगोनिया के माउथ के पास छोड़ देते हैं। वहाँ पर मेल गैमीट का एग से फर्टिलाइजेशन होता है तथा जाइगोट बनता है। जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रायो में तथा ओव्यूल्स विकसित होकर सीड में बदल जाता है। ये सीड कवर नहीं होते हैं तथा होते कैसे हैं? अर्थात नेकेड होते हैं। हालांकि और बात की जाए तो एंजियोस्पर्म इसके बाद आता है, तो एंजियोस्पर्म को चैप्टर से हटा ही दिया गया है। वो आगे
12th में देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म पढ़ने को मिलता है। हालांकि हम पढ़ लेते हैं, हटा दिया गया है चैप्टर से। और एक सेकंड बात ये कहता हूँ मैं कि ये जो जितना कंटेंट लिया गया है ये सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी जो कि दिलीप गंगवार सर की बुक है, अच्छी बुक है। अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग इसको ले सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स के विपरीत जहां ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स फ्लावर्स में उत्पन्न होते हैं। इसमें सीड्स फ्रूट्स द्वारा घिरे रहते हैं। और इसमें जो ये दिए गए हैं डाइकॉट और मोनोकॉट, हालांकि इसमें प्लांट दिए थे, हमने यहाँ पर चेंज किया है डाइकॉटिलिडनी और मोनोकॉटिलिडनी के फिगर्स को। तो यहाँ बात करते हैं तो प्लांट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है जो विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। ये बहुत छोटे हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि वॉल्फिया बहुत छोटा, और बहुत लंबे हो सकते हैं जैसे कि एक यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस मतलब 1000 मीटर से अधिक। इनमें इनसे हमको फोल्डर फोल्डर मतलब चारा, फ्यूल, मेडिसिन और कई अन्य कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस में बांटा गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट में। डाइकॉटिलिडनस जो होते हैं ये वे पौधे होते हैं जिनके सीड्स में कॉटिलिडन्स कैसे होंगे, दो। जैसे मूंगफली को हम देखते हैं तो उसमें जो गुदियाँ होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, वो कैसे हैं, डाइकॉटिलिडनस। पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। टेट्रामेरस होते हैं, पेंटामेरस हो सकते हैं फ्लावर। और वही मोनोकाट की बात करें, मोनोकाट में जैसे कि हम खाते हैं गेहूँ और चावल, और इनमें जो पत्तियों का जो अरेंजमेंट विनेशन देखने को मिलता है, विनेशन कैसा होता है, वो कैसा है, पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। और फ्लावर जो होते हैं ट्राइमेरस होते हैं। और फ्लावर मेल सेक्स ऑर्गन्स को स्टेमन्स कहते हैं। और प्रत्येक स्टेमन्स में एक सिलेंडर फिलामेंट्स होता है जिसकी टिप पर एक एंथर लगा होता है। एंथर्स के मियोसिस द्वारा पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं। और फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को पिस्टिल या कार्पेल्स कहते हैं। पिस्टिल्स में एक ओवरी होती है, ओवरी में एक या एक से अधिक ओवल्स देखने को मिलते हैं। ओवल्स में हाईली रेड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स एम्ब्रायो सेक्स होते हैं। एम्ब्रायो सेक्स फॉर्मेशन से पहले मियोसिस होती है, इसलिए एम्ब्रायो सेक्स की प्रत्येक सेल हैप्लॉइड होती है। प्रत्येक एम्ब्रायो सेक्स में 3 सेल्ड एग एपरेटस, 3 एंटीपोडल सेल्स व 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एग एपरेटस में एक एग सेल व 2 सिनर्जिस होते हैं। दोनों न्यूक्लियाई अंत में मिलकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर वायु या अन्य एजेंसीज द्वारा पिस्टिल्स की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशंस कहते हैं। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में पॉलन ट्यूब्स निकलती हैं जो स्टिग्मा और स्टाइल्स के टिश्यूज के मध्य से होती हैं। कुछ ओव्यूल्स एक तक पहुंचती हैं। ओव्यूल्स में पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक्स में जाती हैं जहां 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं। एक मेल गैमेट एक सेल से मिलकर जाइगोट बनाती हैं। इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट बनाता है। 2 बार फ्यूजन्स होने के कारण इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह एंजियोस्पर्म्स की एक यूनिक इवेंट है। हालांकि जो डबल फर्टिलाइजेशन है इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब 12 क्लास में सेकेंड चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें दिया गया है। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बनाता है। फिर पेन जो होता है डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिस और एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं। ये दिखाया गया है। हालांकि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये थोड़ा विजुअल अच्छे से दिखाया गया है। प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो
तो प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स मियोसिस द्वारा डिवाइड हो सकते हैं। ये आगे चलकर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है माइटोसिस द्वारा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाती हैं। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स मियोसिस के द्वारा पुनः हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं। किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की लाइफ साइकिल्स में गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट व स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के मध्य अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। अलग अलग प्लांट ग्रुप में या इंडिविजुअल्स में ये फ्लावरिंग पैटर्न्स पाए जाते हैं। हैप्लॉइड की अगर हम हैप्लॉन्टिक की बात करें तो हैप्लॉन्टिक में कैसा होता है, इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशंस में केवल एक सेल्ड जाइगोट होता है। इसमें फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं होते हैं। जाइगोट में मियोसिस होती है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स हैप्लॉन्टिक पौधों में डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेनी के एल्गी जैसे कि वॉलवॉक्स स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज इस पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉन्टिक की बात करें तो इन पौधों में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज होती है। इनमें गैमेटोफाइट फेज को सिंगल या कुछ सेल्स वाली हैप्लॉइड गैमेटोफाइट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कई सारे दिखाए गए हैं। और ये एनसीईआरटी का ही है। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं कोशिश करूंगा कि अगला चैप्टर जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। इसमें कई सारी त्रुटियां दी हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट चैप्टर लाऊं और उसमें जो गलतियां हैं उसको मैं पहले ही करेक्ट कर लूँगा। करेक्ट करने के बाद ही मैं अगला चैप्टर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हालांकि इसमें जो कमियां हैं उनको हम इग्नोर करते हुए इसके जो वॉइस वाला पैटर्न है उसको हम आसानी से एक देख सकते हैं या सुन सकते हैं। सुनने की कोशिश करेंगे, इसमें आसानी से में रिकॉल हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा करिएगा, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।